नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पश्चिम बंगाल के उन ऐतिहासिक चुनाव नतीजों की बात करेंगे जिन्होंने सबको चौंका दिया है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन जीता या हारा, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे असल वजह क्या थी। वो कौन सी रणनीतियां और हालात थे जिन्होंने इतने बड़े राजनीतिक बदलाव की नींव रखी। एक ऐसा बदलाव जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार भी हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। चीजों को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इस विश्लेषण को कुछ हिस्सों में बांटा है। हम ऐतिहासिक संदर्भ से शुरू करेंगे, फिर सत्ताधारी पार्टी की कमजोरियों और विपक्षी दल की रणनीतियों पर नजर डालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वोटिंग पैटर्न में क्या बदलाव आया और अंत में इसके अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक प्रभावों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट यानी ऐतिहासिक संदर्भ की। अगर हम पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास को देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। आज़ादी के बाद से 1977 तक यहाँ कांग्रेस का दौर रहा। फिर करीब 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट ने राज किया और उसके बाद 2011 से 2026 तक तृणमूल कांग्रेस सत्ता में रही। साफ है कि ये राज्य लंबे समय तक किसी एक ही पार्टी को मौका देता है। इसीलिए जब यहाँ कोई राजनीतिक बदलाव होता है तो वो कोई आम घटना नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। और इस बार के बदलाव का पैमाना समझने के लिए बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए। 294 सीटों वाली विधानसभा में जब कोई पार्टी 200 का आंकड़ा पार कर लेती है तो उसे सिर्फ एक जीत नहीं कहते। ये एक ऐसा स्पष्ट जनादेश है जो राज्य के पूरे राजनीतिक परिदृश्य को ही बदल कर रख देता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस बदलाव का उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट क्या था? आइए इसे समझते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण था सत्ता विरोधी लहर, जिसे हम आम तौर पर एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। देखिए, जब कोई सरकार 15 साल तक सत्ता में रहती है तो जनता में स्वाभाविक रूप से एक थकान और असंतोष पनपने लगता है। विश्लेषकों का भी यही मानना है कि इतने लंबे समय की एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए प्रशासन को कुछ बहुत ही असाधारण काम करके दिखाना होता है, जो शायद इस बार नहीं हो पाया। अगर हम सत्ताधारी सरकार की कमजोरियों को देखें तो कई ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जिन्होंने जनता के असंतोष को और बढ़ा दिया। शिक्षक भर्ती और म्यूनिसिपल हायरिंग में घोटाले के आरोपों ने गहरा असर डाला। स्थानीय व्यापार को कंट्रोल करने वाले कथित सिंडिकेट सिस्टम और इंडस्ट्रीज की कमी के कारण बढ़ती बेरोजगारी ने भी लोगों को निराश किया। इसके अलावा राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था के मुद्दों ने खासकर मध्यम वर्ग और युवाओं का भरोसा तोड़ दिया। इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमें पानीहाटी सीट के नतीजों में मिलता है। यहाँ से एक पीड़िता की मां का चुनाव जीतना कोई छोटी बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि लोगों के लिए पारंपरिक कल्याणकारी योजनाओं या कैश ट्रांसफर से कहीं ज्यादा जरूरी महिलाओं की सुरक्षा और सख्त कानून व्यवस्था बन गई थी। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि विपक्षी दल की चुनावी रणनीति क्या रही। सत्ताधारी पार्टी की कमजोरियों ने एक मौका तो जरूर दिया, लेकिन उसे ऐतिहासिक जीत में बदलने के लिए एक मजबूत रणनीति की जरूरत थी। और यहीं पर पन्ना प्रमुख सिस्टम का रोल आता है। ये एक ऐसा माइक्रो मैनेजमेंट है जिसमें पार्टी का एक कार्यकर्ता वोटर लिस्ट के सिर्फ एक पन्ने पर मौजूद वोटर्स की जिम्मेदारी लेता है। इस जमीनी और बेहद सघन रणनीति ने सत्ताधारी पार्टी के पारंपरिक नेटवर्क को काफी हद तक बेअसर कर दिया। इसके साथ ही दोनों पार्टियों के विजन में भी एक बड़ा अंतर था। एक तरफ सत्ताधारी दल का फोकस मुख्य रूप से लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री जैसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं पर था। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नए निवेश और रोजगार पैदा करने का विजन सामने रखा। विश्लेषकों के मुताबिक यह वोटर के व्यवहार में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अब लोग सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं से संतुष्ट होने के बजाय अपने भविष्य और आर्थिक अवसरों के लिए वोट कर रहे हैं। रणनीति के स्तर पर एक और खास बात ये रही कि पूरे राज्य के लिए एक ही अप्रोच नहीं अपनाई गई, बल्कि हर क्षेत्र के हिसाब से अलग रणनीति बनाई गई। जैसे उत्तर बंगाल में जातीय पहचान और विकास के मुद्दों पर जोर दिया गया, जंगल महल के आदिवासी इलाकों में पुरानी योजनाओं की कमियों को दूर करने का वादा किया गया और शहरी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ और रोजगार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। इस सटीक क्षेत्रीय रणनीति का असर पूरे राज्य में दिखा। तो अब आते हैं चौथे भाग पर और देखते हैं कि इन रणनीतियों और एंटी इनकम्बेंसी का अंतिम परिणाम यानी आउटकम क्या रहा।
चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि वोटर डेमोग्राफिक्स में बड़े स्तर पर बदलाव हुए। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी के पारंपरिक अल्पसंख्यक वोट बैंक में बड़ी सेंध लगी। 10 प्रमुख मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उनके वोट शेयर में 17% की गिरावट आई, जिसका सीधा फायदा लेफ्ट और कांग्रेस को मिला। और दूसरी तरफ बहुसंख्यक हिंदू वोटरों का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 62%, एक साथ एकजुट हो गया। साथ ही कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का वोट भी बट गया। वोटों के इस बिखराव और एकत्रीकरण का सीधा नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने कुल वोट शेयर का 45% हासिल कर एक निर्णायक जीत दर्ज की, जबकि सत्ताधारी टीएमसी 41% पर रुक गई। लेफ्ट और कांग्रेस के खाते में 7% वोट गए। एक और महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने लायक है वो है वोटर टर्नआउट। चुनाव से पहले मतदाता सूची को साफ करने के लिए एक सख्त इलेक्टोरल रोल क्लीनअप अभियान चलाया गया था। इसमें फर्जी और बाहर जा चुके लोगों के नाम हटाए गए। इसका परिणाम ये हुआ कि राज्य में 90% से अधिक का प्रामाणिक मतदान हुआ। इस भारी मतदान ने भी इस राजनीतिक बदलाव में एक बड़ी भूमिका निभाई। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, द इम्पैक्ट यानी प्रभाव। यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। भारत के एक राज्य में चुनाव होते हैं, लेकिन उसकी गूंज पड़ोसी देश की संसद में क्यों सुनाई देती है? मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि बांग्लादेश के राजनेता और वहां का मीडिया भारत की इस बदलती राजनीति पर बहुत ही बारीकी से और थोड़ी चिंता के साथ नजर बनाए हुए हैं। ये चिंता तब और साफ हो जाती है जब हम बांग्लादेश की संसद में दिए गए बयानों को देखते हैं। वहां के सांसद अख्तर हुसैन का बयान गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसी देश से लोगों को निकाला गया तो इसका सीधा असर उन पर पड़ेगा और एक नया शरणार्थी संकट खड़ा हो सकता है। जाहिर है, उन्हें डर है कि उनके सीमित संसाधनों पर अचानक बहुत बड़ा दबाव आ सकता है। और इस डर की वजह क्या है? वजह है भारतीय नेताओं के वो कड़े चुनावी वादे, जैसे असम के मुख्यमंत्री का ये बयान कि वो अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई पूरी करेंगे और अपनी जमीन के आखिरी इंच तक को सुरक्षित करेंगे। इस तरह के बयान स्पष्ट करते हैं कि अब बिना दस्तावेजों के हो रहे अप्रवास के खिलाफ एक बहुत ही सख्त राजनीतिक जनादेश आकार ले रहा है। और इन सब का असर ये हुआ है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर तनाव देखा जा रहा है। जब रोके गए घुसपैठियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, तो बांग्लादेश ने औपचारिक रूप से विरोध जताया और भारतीय दूत को तलब भी किया। वहीं भारत के पूर्व राजनयिक इस कार्रवाई को सही ठहराते हैं और इसे एक साझा समस्या बताते हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ बांग्लादेश है जो ऐतिहासिक रूप से ऐसे किसी माइग्रेशन से इनकार करता है, और दूसरी तरफ भारत का अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने का नया जनादेश है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कुछ बेहद अपरंपरागत उपायों की भी चर्चा होने लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिना बाढ़ वाले नदी क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए मगरमच्छ और जहरीले सांप तैनात करने जैसे अत्यधिक विवादास्पद प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। भले ही ये सिर्फ प्रस्ताव हों, लेकिन ये बताते हैं कि सीमा सुरक्षा को लेकर कितनी कड़ाई बढ़ती जा रही है। तो अंत में हमारा ये विश्लेषण एक बड़े सवाल पर आकर रुकता है। क्या ये आक्रामक सीमा नीतियां दक्षिण एशिया की भू राजनीति को हमेशा के लिए बदल देंगी, या फिर सत्ता में आने के बाद शासन की वास्तविकताओं को देखते हुए ये चुनावी वादे कुछ नरम पड़ जाएंगे? किसी एक राज्य के चुनाव का इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय असर बहुत कम देखने को मिलता है। आगे क्या होगा, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प रहेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।